हेलो, नमस्कार सभी को। मंत्रा टॉप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक समय है। वो पूरे भारत में आप कोविड-19 का इफ़ेक्टिवली जो प्रभाव है उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश का मेडिकल सिस्टम, हमारे देश का गवर्नमेंट सिस्टम, उसको किस तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है, उस पर किस तरीके से अपने जाल को बिछा कर रख दिया है, कह सकते हैं पूरी अपनी गिरफ्त में ले रखा है कोविड-19 ने। तो उसी कोविड-19 की बात की थी हमने पार्ट 1 में कि किस तरीके से उसमें हमने कोविड-19 पार्ट 1 में जो चीज़ें कवर की थी उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल था इन्फोडेमिक का, क्योंकि कोविड-19 को इतना लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया। एक बड़ी बीमारी, महामारी है, मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फोडेमिक जो आप वर्ड सुन रहे होंगे, इसको जानने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखिए। उसमें किस प्रकार से हमने इन्फोडेमिक को बताया था। इन्फोडेमिक का सीधा सा मतलब यही है कि आप गलत अफवाहों से इतना बढ़ा चढ़ा कर आपने बोल दिया है कि कई बार उसमें इमोशनली बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारी ऐसी जाने गई होंगी जिनको पता चला होगा कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ा होगा, वो अटैक की वजह से या हार्ट फेल की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको इन्फोडेमिक के रूप में नहीं लोगों के सामने इस बीमारी को फेस करना है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ना है। और वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से कोविड की स्टेजेस थी, यानी अवस्थाएं। आउटब्रेक यानी एक शुरुआत होती थी और फिर एक वो बीमारी से महामारी का रूप लेती थी, और उसके बाद में हमने बताई थी कंट्रोल स्टेजेस, और उसके बाद में कब ये खत्म होगा और सरकार का स्टैंड जो था उसमें सरकार ने किस प्रकार से इस कोविड को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो सारी चीज़ें कर ली थी। और उस वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 2 में। और इस पार्ट 2 में एंटर करते समय हम सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, और इसमें सिर्फ 2 पहलू से हम गुजर रहे हैं। नंबर 1 कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और नंबर 2 जो होगा उसमें हमारे सुझाव क्या हैं, जो हम लोगों के सुझाव हैं गवर्नमेंट के लिए या और किसी लोगों के लिए जो घर पे हैं वो सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, वो सुझावों को हमने शामिल किया है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड अगर हम देखेंगे इस कोविड को लेके, यानी हर पल उन्होंने, हर हफ्ते में कह सकते हैं, या सिचुएशंस के हिसाब से उन्होंने अपने स्टेटमेंट जो दिए थे कोविड को लेकर, उन स्टेटमेंट को गवर्नमेंट चेंज कर दी रही है। तो जब किसी भी चीज़ को आप स्टेटमेंट के रूप में दे देते हैं और फिर उसके बाद में अगर उसमें छेड़खानी या चेंजमेंट किया जाए, तो वहाँ से सीधा और साफ नज़रिया यही होता है कि आप उस चीज़ के लिए उतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर नहीं थे। मेरे कहने का मतलब समझना, आप उतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्टैंड था सबसे पहले वो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे बोला था। कुछ इंस्टीट्यूट थे हमारे पुणे का और एक आंध्र प्रदेश का, जैसे बायोटेक भारत और पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट। वैक्सीन बन के जब निर्माण होगी, यानी कि उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया और उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गई, तो सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनाइजेशन पे जोर दिया था। और वहाँ से जो चीज़ें शुरू की थी उसने 45+ वालों को वैक्सीन देने का, और जो पहला फेज़ था उसमें लगभग में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का वादा किया था। जो अभी तक अगर हम वर्तमान स्थिति देखें उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार फेल नज़र आई है। हमारा मेडिकल स्टाफ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरीके के हमारे सरकार ने जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोल सकते हैं या जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो उस प्रकार का उन लोगों को अभी नहीं मिला है। तो जो ये 30 करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा था, वो टारगेट हम 5 महीने में सिर्फ देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ 12 से 13 करोड़ पे सीमित है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, आप देख सकते हैं, जो सरकार ने अभी एक फेज़ शुरू किया था 18 साल वालों के लिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाए सरकार ने। और वो रजिस्ट्रेशन जो अभी तक का डाटा था, यानी उस डेटा से हम देख सकते हैं लगभग में जो सरकार का डाटा है द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार में, वो 2.43 करोड़ यानी कि 2.43 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और उनकी हालत ये हो गई, अभी 11 या 12 मई की बात है, कि उनके लिए जो वैक्सीन सेंटर थे, वैक्सीन वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। और जिसको हम सबसे पहले जान सकते हैं कि आखिरकार वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं, आखिरकार वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, उन्होंने, देखिए आप, जो गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है इस कोविड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, भारत सरकार ने एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया था। यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया भारत सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन करके, उस उत्पादन को एक्सपोर्ट के रूप में भारत सरकार ने ज़्यादा देखा। और भारत सरकार ने सिर्फ किस लिए किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक रियलिटी होती है
एक नागरिक होने के नाते, हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ती हैं और आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है। आप चीज़ों को समझिए कि भारत सरकार ने शुरुआत से किया क्या है। हमेशा जो उनका स्टैंड रहा है नाम कमाने का, और एक जिसको बोलते हैं फोकस रूप में, यानी कि दिखावा ज़्यादा, और उस दिखावे का परिणाम था एक्सपोर्ट। उस दिखावे और नाम कमाने के लिए हमारी सरकार ने किस तरीके से वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया दूसरे देशों को। अपने देश की जनता को एक तरीके से हम तो अब यही कहेंगे कि आपने लगभग में जो 1 अरब 34 या 40 करोड़ के आसपास में जनता है, उनके डाटा के अनुमान के बिना, जबकि आप ये जानते हैं, आपको जनसंख्या पॉपुलेशन अच्छे से पता है, आप सबसे पहले स्टॉक तो करते कम से कम उसको बनाने के लिए, उस वैक्सीन को देने के लिए। इस एज ग्रुप में जो आपने डिफाइन किया था 45 प्लस और 18 to 45 और 0 to 18, उसके लिए आप वैक्सीन की जब संख्या आपको पता थी तो पहले उसको कंप्लीट करके अपने पास सुरक्षित रखते और उसको वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आपने जिस तरीके से आगे बढ़ाया था, तो जो आज ये शॉर्टेज हुई है, जो रजिस्ट्रेशन ये 2.43 करोड़ हुए हैं, जो इनको शॉर्टेज हुई है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन लगवाने के बाद में जो पहला डोज लेने के लिए गए, इनसे बोला गया कि आपके पास में वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे वैक्सीन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो उस वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम को यहाँ पे जो 18 वाला ग्रुप था, एज ग्रुप था, उसको रोकना पड़ा है अभी भारत सरकार को। कहीं न कहीं या रोका नहीं है तो कहीं ना कहीं उस संख्या में नहीं दी जा रही जिस संख्या में दी जानी चाहिए थी। तो हमारा इसमें सबसे जो बड़ा रोल था वो एक्सपोर्ट था, और मोदी जी ने बड़े ही शौक के साथ में फ़ोटो को खिंचवाया एक्सपोर्ट करने के बाद में सारी चीज़ों की, यहाँ से वाहवाही करेंगे। और आज की हालत ये हो गई है कि अब हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, विदेशों का साथ लेना पड़ रहा है, दूसरे देशों का। आप समझ सकते हैं कि आप बिना तैयारियों के साथ में स्टेटमेंट को अपने कैसे आप चेंज करेंगे। आप सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आप इस सिचुएशन में आते हैं कि आप इंपोर्ट पे आ गए, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और ये सरकार का एक गलत स्टैंड दिखाता है कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था उस समय। और जो दूसरी बात करते हैं, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो गई। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं, वो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे पहले जो वैक्सीन यानी कि जो डोज थी, इन डोज़ों को देने का समय बताया गया था। इस पे सरकार का स्टेटमेंट देखना आप कैसे चेंज हो रहा है, और ये आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। एक ट्विटर पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया है, और उसके बाद भी हम तुम्हें बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार ने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया है। सबसे पहले बोला था कि जो पहला डोज होता है वो लेने के बाद में 4 वीक के बाद में आप दूसरा डोज ले सकते हैं। 4 वीक यानी 4 सप्ताह के समय के बाद में। और जब वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ी थोड़ी सी एक्सपोर्ट करने के बाद में, तो इसका समय देखिए आप, जो 4 वीक दिया गया था वो इफेक्टिव भी दिखाया गया था, यानी जो प्रभावशाली होती है वो 4 सप्ताह के अंदर आप दूसरा डोज ले लीजिए। और उसके बाद में 4 से फिर क्या किया उन्होंने, 8 वीक किया। और 8 वीक से अभी 9 या 10 मई का ट्विटर पे आप हर्षवर्धन जी का ट्वीट देख सकते हैं, उसमें दिया गया है 12 से 16 सप्ताह के बीच में आप दूसरा डोज ले सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार पहले कहती है 4 सप्ताह और फिर दूसरे दौर में कहती है कि 8 सप्ताह और फिर कहती है 12 से 16 सप्ताह। ये अपने स्टेटमेंट को किस प्रकार से चेंजमेंट कर रहे हैं, और वो सिर्फ वैक्सीन्स की कमी को दिखाता है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस पे और अन्य अखबारों के आप रिसोर्स को देखना, उसमें पढ़ना, जो बोला गया है कि जो वैक्सीन होती है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वो 4 वीक के अंदर ही होती है। और कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में छपा भी था कि 4 से लेकर अगर 6 वीक में आप लगवा रहे हैं तब तो वो एक प्रभावशाली रहेगी, और 6 वीक के बाद में उतनी वैक्सीन कहीं ना कहीं कारगर नहीं रहती है। तो ये सरकार के स्टैंड है। आप ट्विटर में देखना, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्वीट किया है, और अभी का ट्वीट है ये 12 से 16 वीक। यानी आप सोच के देखिए, आपने यहाँ से कितने महीने बढ़ा दिए। दूसरा डोज लेने के लिए आप 12 सप्ताह, यानी 1 महीने में अगर बेसिकली देखें 4 सप्ताह होते हैं लगभग में, और वो आपने 3 महीने से बढ़ा करके सीधे 4 महीने कर दिया आपने जा करके। और जबकि जो डोज लेने का समय था वो तो 1 ही महीना था, 1 मंथ ही था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार अपने स्टैंड को एक कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट थे उसके वो बदलती हुई नज़र आई है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फेलियर ही बोलेंगे। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा हंसी जब आती है जब एक 9 मई या 10 मई के आसपास ही हर्षवर्धन जी ट्वीट करते हैं, जिसमें सलाह देते हैं कई सारी। उसमें उन्होंने सलाह दी थी एक डाइट को लेकर के, कोविड डाइट को लेकर के, कि आप किस प्रकार से इस कोविड के समय में अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हैं। और उसमें डाइट को बताया था, उसमें काफ़ी सारी डाइट थी, जिसमें
मोटे अनाज थे और साबुत अनाज थे, कुछ ओट्स वगैरह दे रखे थे। उसके साथ साथ एक जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी वो थी जो कोको की एक आती है डार्क चॉकलेट, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि आप कोको की डार्क चॉकलेट लेते रहिए थोड़ी मात्रा में, और जबकि हम सभी जानते हैं कि ये कोको डार्क चॉकलेट होती है, मिल्क चॉकलेट थोड़ी सी सस्ती होती है इस कंपेयर में। और भारत की स्थिति आप सभी को इस समय पता ही है। वैसे ही हम लोगों के सभी के रोज़गार छीन लिए गए। बेसिकली आप सभी लोग देखें तो रोज़गार उस मात्रा में है नहीं लोगों के पास में, और आप ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप कोको चॉकलेट लीजिए। क्या हम उस स्थिति में हैं? क्या देश में लगभग में आप सभी जानते हैं 63 to 65% लोग फार्मर रहते हैं, और उस गरीबी रेखा में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा डेटा निकल के आता है। इसके अगर हम 50% भी देख लेंगे, अगर हम 50% किसानों को अगर अमीर मान लेते हैं और 50% को अगर हम गरीब मान लेते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, तो क्या वो इस सिचुएशन में होंगे कि कोको की डार्क चॉकलेट खरीदें? आप चिकन, फिशेस, एग वगैरह को बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कोको की डार्क चॉकलेट, ये आप कहीं पर उसमें देखिए, आप कोको की डार्क चॉकलेट जो है इसकी आप किस में भी प्राइस सर्च करके देख लीजिए, वो 100 से प्लस ही आएगी। और इस लॉकडाउन में हम तो एक चीज़ को और बताना चाहेंगे आप सभी को कि जो चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ के लोकल दुकान वाले होते हैं, उन चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ा के सेल करते हैं, जो कहीं ना कहीं MRP होती है उससे भी ज़्यादा MRP से लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते क्या ये 100 रुपये की चॉकलेट जो है वो आपको 100 रुपये में मिल सकती है? क्या वो आम इंसान इस 100 रुपये खर्च करने की स्थिति में है इस समय? मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, अगर आपने ये सलाह दी है तो उस सलाह के लिए हम ये कह सकते हैं आप सभी से कि गवर्नमेंट से, मोदी जी आप एक काम करिए, कैबिनेट मंत्री सारे लोग मिलके एक काम करिए, जो आप राशन दे रहे हैं, अगर इतना ही आप लोग श्योर हैं इसको को डार्क चॉकलेट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उस राशन में आप दे दीजिए पर यूनिट दे दीजिए ना। तो इस कोको डार्क चॉकलेट से लोगों को क्या होगा, जो कोविड की डाइट है वो अच्छी हो जाएगी, सुरक्षित रहेंगे। तो इस बेहुदे बयानों से आप देखिए कि कोको डार्क चॉकलेट को लेकर के कितना बड़ा इशू बनाया है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है, वो सबसे बड़ी दिक्कत आई है ऑक्सीजन को लेकर के। जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया हम लोगों के बीच में, वो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है, वो मुद्दा रहा है हमारा ऑक्सीजन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। ये चर्चा का विषय बना है सारे देशों के बीच में, यानी जितनी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सबसे बड़ा जो इस समय भारत को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई, वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो उत्पादन क्षमता भारत के पास में कहीं ज़्यादा है। जो कंजम्पशन यानी जिसको हम बोल सकते हैं जो खपत है जो इस समय के लिए, वो हम अगर देखें आंकड़ों के अनुसार, जो भारत की क्षमता है ऑक्सीजन पर डे मैन्युफैक्चर करने की वो कहीं ना कहीं 7200 टन की है, और जो खपत है वो 5000 के आसपास है, वो 5000 के आसपास है। आप कहेंगे कि 2200 तो अभी भी ज़्यादा है, फिर इतनी बड़ी किल्लत कहाँ है? इतनी बड़ी किल्लत है कहाँ पे? इतनी बड़ी किल्लत सिर्फ वहाँ पे है इस सप्लाई को लेकर के, क्योंकि हमारा सिस्टम उस तरीके से नहीं था। अगर हम ऑक्सीजन प्लांट देखेंगे, जो सप्लाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, इसी वजह से कई लोगों की जानें गई इस ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, और हमारा सिस्टम पूरा फेलियर रहा है। सबसे बड़ी वजह हम देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट का जगह जगह पर ना होना, वो सिर्फ गिने चुने जगह पे है। नंबर अगर हम बात करेंगे, एक आपका जो ऑक्सीजन प्लांट है वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के राउरकेला में, और जो सेल के प्लांट हैं वो छत्तीसगढ़ और आपका एक भिलाई में। कुछ इस प्रकार से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जिससे अगर हम मैप को देखेंगे बहुत बड़ा मैप है और बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इस सप्लाई को लेकर अगर हम देखें तो इन जगह से सप्लाई काफ़ी बड़े पैमाने पे रुक गई थी। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जो सप्लाई थी उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो प्लांट थे वो काफ़ी दूर दूर थे और वो ट्रक के माध्यम से या टैंकर के माध्यम से उतनी जल्दी नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से सरकार ने ट्रेन और प्लेन की व्यवस्था की, बढ़िया काम किया। लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जो ऑक्सीजन प्लांट है अब कहीं ना कहीं ये ज़रूरत हम कह सकते हैं कि अब ज़रूरत पड़ गई है कि हमें पहले से ही इतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो देश के हर हिस्से में, यानी कि हर स्टेट में कम से कम 2 से 3 4 ऐसे प्लांट होने चाहिए, प्रोड्यूसिंग प्लांट,
जिससे कि आने वाले समय में, आज तो कोविड है, कल को और भी कोई महामारी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग रेट है उसको बढ़ाने के लिए हमें कई प्लांटों को लगाने की ज़रूरत है, जो हर स्टेट में लगभग में होने चाहिए। और उस पर बजट पे अब की बार सरकार को जो मेडिकल के लिए जो बजट पेश करना पड़ेगा, उसमें कई जगह ये सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि हम यूपी में ऑक्सीजन प्लांट का बड़े पैमाने पर निर्माण करेंगे, एक बड़ी संख्याओं में, तो बढ़िया काम है उनका ये। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सरकार जो स्टैंड जो लेती रही है, यानी अपने स्टेटमेंट को चेंज करती रही बार बार, क्या इस बार भी अगर बोल दिया है कि हाँ हम बनाएंगे और फिर उसके बाद में चेंज हो जाते हैं, तो ये देखना होगा कि कितने पैमाने पे वो खरी उतरती है सरकार। इन सब चीज़ों को देखना होगा हम लोगों को। अब हम बात करें अगर भारत सरकार के लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं हम लोगों के, तो सुझाव में हम सबसे बड़ी बात रखना चाहेंगे वो यही होगी कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी गई, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के। यानी जो यातायात के द्वारा जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उसकी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए उसका समाधान एक हो सकता है। और वो समाधान ये हो सकता है आने वाले फ्यूचर में या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जब भी कोई महामारी आए तो उससे निपटने के लिए, यानी ऑक्सीजन की कमी को भरने के लिए, हमें प्रत्येक स्टेट में 4 से 5 प्लांट ऐसी जगह पर निर्माण करने पड़ेंगे जहाँ पे यातायात का एक बढ़िया सुगम स्थल हो या सुगम संसाधन हो। तो उन सब चीज़ों से हम इस चीज़ को दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो ये कहना चाहेंगे कि आने वाले बजट में सरकार इस प्रोजेक्ट को ज़रूर शामिल करे और इसके लिए बजट में ज़रूर प्रावधान रखे। और नंबर जो दूसरा सुझाव हो सकता है वो हो सकता है ये कि जो मेडिकल स्टाफ है उसको इंक्रीज करे और जो मेडिकल सुविधाएं हैं और मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको और भी अच्छे पैमाने पर स्थापित करें। और जो नंबर तीसरे पे अगर हम देख सकते हैं वो ये हो सकता है, एक आपका जो लॉकडाउन है वो अभी तो चल ही रहा है, परमानेंटली अभी चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो उसको आगे कंटिन्यू रख सकते हैं हम, 2022 तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप संडे को लॉकडाउन लगा दीजिए या सैटरडे 2 दिन रख सकते हैं, जिसमें आप यातायात को भी प्रतिबंधित रखिए, क्योंकि जो यातायात होता है उस दिन सैटरडे और संडे को इधर से उधर जाने वाला, वो हम भारतीय लोग कितना भी समझा लें कि लॉकडाउन के बाद भी हमने देखी अभी ऐसी सिचुएशंस में बसेस चल रही हैं और उसमें आना जाना हो रहा है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं बीमारियों का बढ़ावा मिल रहा है। तो हो सके तो इसको आप कंटिन्यू करिए। और उसके बाद में जो हो सकता है, ये जो सबसे बड़ा सुझाव होगा वो ये भी एक सुझाव होगा कि आप जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जितने भी जिस प्रकार की पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं या और भी किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो उन फंक्शंस में आप क्या करिए, आप 21 से 50 लोगों के बीच की एक संख्या को निर्धारित करिए। और मैं तो इन फेवर रहूँगा कि 21 लोगों की संख्या को अगर आप प्रमोट करते हैं, 21 लोगों को पास करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये समय रखिए आप 2022 या 23 तक, जब तक कि इस कोविड की सामान्य स्थिति में ना आ जाएं हम लोग। यानी कि सामान्य स्थिति से मतलब ये है, अभी तो हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने में हिचकते हैं, तो जब तक वो सामान्य स्थिति ना बन जाए कि हम लोग आसानी से एक दूसरे से हाथ ना मिला लें, तब तक कम से कम 21 या 50 लोगों से ज़्यादा आप पार्टी में एंट्री ना दें। इससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे हम लोगों को ही, कि इससे जो बीमारी है वो कम हो सकती है और एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो सकता है। जो जहाँ भी पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे संक्रमण जो रेट होती है, यानी इन्फेक्शन रेट होती है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो संक्रमण दर करने के लिए हमारे पास में ये भी उपाय हैं। और नंबर 5 पे जो सबसे लास्ट में, वो तो सबसे ज़्यादा है ही सबके प्रयोग में, कि सोशल डिस्टेंसिंग को यूज़ करिए, आप प्रयोग में लाइए और मास्क पहनिए। हो सकता है आप 2 से 4 मास्क यूज़ करिए, आप दिन में 2 मास्क यूज़ करिए कम से कम, क्योंकि अगर बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए आप अलग रखिए और उसको आके आप बस करके डाल दीजिए और अपना दूसरा पहनिए। तो इस प्रकार से ये भी प्रक्रियाओं को हम जारी कर सकते हैं और इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम संक्रमण दर को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सुझाव और उपाय हैं जिससे हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोविड टॉक पार्ट 2 आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में हम अपनी वीडियो को यहाँ से ख़त्म करना चाहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।